अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने का फैसला इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एम वॉटमोर को ले डूबा है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वॉटमोर ने चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल थी, ताहम वो 10 माह तक जिम्मेदारियां अंजाम दे सके। गुज़श्ता महीने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मनसूख करने के फैसले के बाद से वॉटमोर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीरीज़ की मनसूखी की वजह से वॉटमोर दबाव का शिकार थे। उन्हें मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स और तज्ज़ियाकारों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा था और इन क्रिकेटर्स में खुद इंग्लैंड के प्लेयर्स भी शामिल थे। दीगर ममालिक के जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इस फैसले पर खासी ज़्यादा तनकीद की थी और वॉटमोर को तनकीद का निशाना बनाया था। यही वजह है कि वॉटमोर खास से ज़्यादा दबाव में दिखाई देते थे और अब आज हमने देखा है कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपने बोर्ड से बाकायदा इस तौर पर मशवरा किया है और मशवरे के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इस रेजिग्नेशन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने जब दौरा मनसूख करने का ऐलान किया था बरतानिया के, उस वक्त सारी बातें हुई थी। खैर जी, इंग्लैंड में ये एक बड़ी खबर तो रही ही रही। दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ पर भी ये मौजूद बहस बनी रही। यही वजह है कि आज सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात कर रहे हैं और इस पर ज़्यादा डिस्कशन के लिए, मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमने राबिता किया है। हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। नमूद मुस्लिम कोशिश करेंगे हम उनसे बात कर सकें। अभी आपको आगाह कर रहे हैं कि वॉटमोर जो हैं, जिन्हें अभी 5 साल तक यानी मज़ीद 4 साल 2 महीने अपनी खिदमत और सरंजाम देना थी, वो सिर्फ 10 माह की कलील मुद्दत के बाद ही मुस्तफ़ी हो गए हैं। और मुस्तफ़ी उन्हें इसलिए होना पड़ा कि बरतानिया के दौरे पाकिस्तान को जब उन्होंने मनसूख किया वहाँ की क्रिकेट टीम के दौरे को, तो ये उनका एक कहा यह जा रहा है कि इनफरादी फ़ैसला था। उन्होंने उस वक्त प्रेशर में आकर ये फ़ैसला लिया था और यही वजह है कि अब फिर इस फैसले के बाद जो प्रेशर आया है वो उसको भी नहीं सह पाए हैं और उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। इंग्लैंड के बारे में कौन नहीं जानता है, ये वो टीम है जहाँ से क्रिकेट का आगाज़ हुआ, जहाँ से दुनिया भर में क्रिकेट का जो खेल है वो फैला, उसको पसंद किया गया। और इंग्लैंड ही के प्लेयर्स जो हैं, इंग्लैंड ही के जो खिलाड़ी हैं बहुत सारे जो अभी भी इस टीम में खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, उन्होंने भी वॉटमोर के फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया था। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि वो वॉटमोर के फैसले से खुश हैं या उनका ये फैसला बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में खेली जाने वाली जो सीरीज़ है उसको मनसूख कर दिया जाए। फिर हमने देखा कि इंग्लैंड के अलावा दीगर ममालिक से भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। न सिर्फ खिलाड़ियों ने बल्कि क्रिकेट के चाहने वालों ने, क्रिकेट के शायकीन ने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। और आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, उनका एक बयान सामने आया है, बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जब अभी गुज़श्ता दिनों उनकी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं बरतानिया के, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उसमें ये मामला उठाया था कि क्यों बरतानिया की जो टीम है, क्यों यहाँ की इंग्लैंड की जो टीम है उसको पाकिस्तान आने से रोका गया है, इसकी वजूहात क्या हैं, किस बेस पर, किस बिना पर यह फ़ैसला किया गया है, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। एक तरफा ये फ़ैसला था और इस बारे में पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया। उस पर जो बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा हैं बकौल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के, उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि हम इस मामले को देखेंगे, बोर्ड में भी इस मामले को उठाएंगे, बरतानवी हुकूमत भी इस मामले को देखेगी और फिर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। तो अभी लगता यही है कि वॉटमोर का जो इस्तीफ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जो उन्होंने फ़ैसला वापस लिया था यहाँ इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान आने का, यहाँ पर आकर खेलने का, और आज हम देख रहे हैं कि उन्हें अब अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े हैं। अच्छा, एक तरह से नाज़रीन देखें तो ये कुछ खुशाइन फ़ैसला भी इस तरह से दिखाई देता है कि बाहर की दुनिया में जब हम देखते हैं कि किसी पर तनकीद की जाती है उसके ओहदे को लेकर, जो काम उसने किया होता है, जो कारकर्दगी उसने की होती है, जब लोग खुश नहीं होते हैं या उनका कोई ऐसा अमल जो लोगों को नापसंदीदा गुजरता है, उस पर जब तनकीद सामने आती है तो ऐसे लोग अपने ओहदों से रिज़ाइन कर जाते हैं। बहुत सारे ममालिक को, ख़ास तौर पर जो मशरक़ी ममालिक हैं, उनको ये रिवायत अपनाने की ज़रूरत है। तो वॉटमोर के इस फैसले को बहुत सारी जगहों पर सराहा भी जा रहा है कि जी ठीक है, उनसे गलती हुई लेकिन उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया, अपना इस्तीफ़ा दिया और अपने ओहदे से अलग हो गए हैं। हालांकि खुद उनके भी ज़ाहिर है इल्म में था कि उनके ओहदे के अभी बहुत सारी मुद्दत जो है वो बाकी बची हुई है, यानी तकरीबन 4 साल 2 महीने और उनके पास थे, लेकिन वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। हुआ क्या है, मसला क्या है, ये हम जानेंगे। नमूद मुस्लिम से स्पोर्ट्स डेस्क की नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। नमूद, आप तक आ रही है मेरी आवाज़? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है।
अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा आगे इनका वॉल्यूम बढ़ा दें नमूद का स्पीकर पर जो मेरे पास मौजूद है, तो मैं इनको जरा क्लियरली सुन पाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा नमूद, सबसे पहले बहुत ज्यादा बहस हो रही है, बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि वॉटमोर ने जो पाकिस्तान को लेकर फैसला किया था कि हम नहीं भेज रहे अपनी टीम जो है इंग्लैंड उसको खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर, ये जो आज उनका इस्तीफा है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उन्होंने दिया है, हालांकि ऑफिशियली जो है वहां के बोर्ड की जानिब से ऐसा कहा नहीं गया है। तो क्या ये सिर्फ कयास आराई है या वाकई हम ये समझ लें कि इस्तीफा इसी वजह से है? क्यों समझे हम, क्या रीजन है ये समझने के? देखिए, रीजन कोई एक नहीं है इसमें आसमा, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, इसमें कोई एक रीजन नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान का टूर था, जिसको एक न्यूजीलैंड के टूर को देखकर उसको इंग्लैंड की जो खासतौर पर ईसीबी था उसने उसको कैंसिल कर दिया, और उन्होंने ये देखे बगैर कि अगर कोई थ्रेट भी जनरेट हुआ था तो उनकी टीम के बारे में थ्रेट जनरेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो जिसे कहेंगे कि एक माहौल बन गया था, और खासतौर पर इंग्लैंड की आवाम ने और दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वालों ने इस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था। पाकिस्तानी शायकीन तो अपनी जगह पर थे आसमा, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भर में इस चीज पर बात होती रही और ये डिस्कस होता रहा कि ये क्या किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वॉटमोर का जो किरदार है वो कभी भी ऐसा नहीं था। वो सोच नहीं सकते थे कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसी सूरत हाल करेगा जिससे कोई प्रॉब्लम पैदा हो। और इसमें जो दूसरी वजह जो सामने आई वो ये था कि डोमेस्टिक सीजन ही इनसे अभी तक अपना कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी कि ये एकदम दो बड़ी मुश्किलों में फंस चुके थे, जिसमें पहली जो मुश्किल थी वो इंटरनेशनल टूर था, जो कि पाकिस्तान का टूर था, जिसकी अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई थी कि उन्होंने क्यों उसको कैंसिल किया और कैंसिल करने की वजह क्या थी। और दूसरी वजह उनका जो डोमेस्टिक सीजन है उसकी जो नाकामी है, या उसका जो जिसे कहेंगे कि उसका शेड्यूल पे वो अभी तक उसको शेड्यूल नहीं कर सकते कि अगले 2 साल में डोमेस्टिक सीजन कैसे होना था। जी आसमा। ठीक है। अच्छा नमूद, वॉटमोर ने जो किया उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर अभी भी बात हो रही है और वजह यही समझ में आ रही है कि इस तरह से जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम है उसका दौरा मनसूख किया जाना इसकी वजह हो सकती है, बज़ाहिर और कोई वजह दिखाई नहीं देती है, इसी पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। चलिए, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया, उनका क्या नुकसान हुआ इस पर मैं आगे चल के आपसे बात करूँगी, लेकिन अभी मुझे बताइएगा कि ये जो क्रिकेट टीम है इंग्लैंड की उसको कितना नुकसान हुआ है? जो क्रिकेट है, अगर हम पूरी दुनिया में जो क्रिकेट खेली जा रही है, जो क्रिकेट के मद्दाह मौजूद हैं, शायकीन मौजूद हैं, उनका कितना नुकसान हुआ है? क्रिकेट का कितना नुकसान हुआ है इस दौरे का इस तरह से मुलतवी किया जाना? देखिए आसमान, इसमें जाहिर है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो क्रिकेट का हुआ है। जो क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता था और ये सोचा जाता था कि जी क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसमें गलत काम किया जाए। खासतौर पे अगर आप देखें जितने ज्यादा सख्त कवानीन क्रिकेट के हैं, किसी भी करप्शन के हवाले से या किसी भी फ्रॉडली को काम करने के हवाले से, यहाँ तक कि यहाँ पर अगर किसी खिलाड़ी के बारे में कोई ऐसा जुमला भी बोल दिया जाए जो कि किसी हवाले से नामुनासिब हो, तो उसको दुनिया में जो क्रिकेट खेलने वाले हैं या क्रिकेट देखने वाले हैं या क्रिकेट पसंद करने वाले हैं वो उसको पसंद नहीं करते। लेकिन एक पूरा शेड्यूल जो टूर है उसका एकदम बगैर किसी वजह के और बगैर सिर्फ ये कहे कि जी हम नहीं आ रहे, तो उसके एक जुमले से सिर्फ उसको कैंसिल हो जाना, इसका नुकसान सबसे ज्यादा पहले जो इंग्लैंड की क्रिकेट है, जो उसकी साख है, जो उसकी तकरीबन 200 साल पुराना जो एक तारीख है, उसके ऊपर एक चीज आई है कि जिन्होंने क्रिकेट को दुनिया को सिखाई, जिस इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने दुनिया को बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं और क्रिकेट के क्या नॉर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या इसके रूल्स होने चाहिए, कैसे इसको खेला जाना चाहिए, कैसे इसकी स्पीड होनी चाहिए। उसी मुल्क के एक जो बोर्ड है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है, और उसने अपनी उस खेल को एकदम खेलने से इनकार कर दिया, और जिसकी कोई बड़ी वजह भी ना हुई। एक तो जो साख थी इंग्लैंड की, इंग्लैंड के लोगों की, क्रिकेट लवर्स की, खासतौर पर दोज बिलोंग टू द इंग्लैंड, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद इंग्लैंड टीम को ये हुआ क्योंकि अभी जो 13 तारीख थी या 14 तारीख थी, जो अक्टूबर की जो ये महीना चल रहा है आसमा हमारा, इसी में ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैचेस खेलने थे, क्योंकि अब ये सबको पता है कि उसके बाद वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, तो इंग्लैंड की टीम को एक नई कंडीशन में जाकर खेलना, खासतौर पर देखिए यूएई में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, यूएई से तकरीबन मिलता जुलता मौसम तो पाकिस्तान में भी है, क्योंकि इंग्लैंड की निस्बत एकदम यूएई में जाके उनके लिए खेलना मुश्किल होगा इंग्लैंड की टीम के लिए। जब वो पाकिस्तान आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खेलते
तो वो एक स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नमूद, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा वॉटमोर का कितना नुकसान हुआ है? इस तरह से चले जाना, यकीनन उनकी भी साख मुतासर हुई है, इतना बड़ा फैसला ले लेना और अपने तौर पर ही ले लेना, फिर उसका खमियाजा भुगतना, फिर इतनी सारी मुद्दत मुलाजमत अभी आपकी रहती है इस ओहदे की, वो भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, खासा नुकसान हुआ इनका। फिर मैं चाहूँगी, चूँकि रोज़ तो आपसे बात भी नहीं हो रही होती शो में, और खेल के हवाले से आज एक और बड़ी खबर न्यूजीलैंड के हवाले से, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट अभी गौर कर रही है कि शायद ये रीस्केड्यूल किया जाएगा पाकिस्तान का उनका दौरा, जो खेलते खेलते यहाँ से एकदम से वापस चले गए थे। तो मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी हमें डिटेल अगर आपके पास है तो शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वॉटमोर को अगर हम बड़ी इजीली बात करें तो वॉटमोर को तकरीबन 1.5 लाख जो पाउंड है उसका नुकसान होगा। पहले सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एक जाहिर है एक बड़ा नुकसान है, और उसके बाद दूसरा नुकसान ये है कि उनकी साख को काफी नुकसान पहुंचा। जो साख है, वॉटमोर की साख जो बनी हुई थी, वो यहाँ पर इतना बड़ा काम करने आए थे और एक प्लान लेकर आए थे। जब वो सितंबर में आए हैं 2020 में ऑफिशियली जब उन्होंने किया है, तो ये तो उनके लिए बड़ा एक मुश्किल था, और खासतौर पर कोविड के जमाने में जब वहां पर कोई टीम नहीं जा रही थी इंग्लैंड में, और दुनिया में कहीं पर भी क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम थी, वो वॉटमोर के कहने पर ही, आप जहां हम कहें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कहने पर ही पाकिस्तान की टीम वहां गई थी। जो वॉटमोर का इतना बड़ा नाम बना था कि इंग्लैंड में वो क्रिकेट लेकर आए थे, तो वो जो साख है वॉटमोर की सबसे ज्यादा मुतासिर वो ही। ये अलग बात है, ठीक है, जो पैसों की मैंने बात की 1.5 लाख पाउंड एक अमाउंट होती है जिसे हम कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो साख है, क्योंकि अब वो जहां भी जाएंगे, जहां पे भी काम करना चाहेंगे, जाहिर है कि अब उनकी उम्र भी 63 साल हो चुकी है, उनके बारे में ये सोचा जाता था कि बड़े समझदार किस्म के हैं और ये चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाएंगे, लेकिन जो माइक थर्टन ने इनके बारे में इनके इस फैसले को शर्मनाक कहा, फिर पहले वॉटमोर को माफी मांगनी पड़ी। वक्त हमारे पास कम है, मुख्तसरन न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से अगर आप बता सकें प्लीज। सर, न्यूजीलैंड की टीम का तो यही है कि न्यूजीलैंड की टीम ने हर सूरत पाकिस्तान आना है। अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो उसके खिलाफ आईसीसी का जो एक्शन होना है वो बहुत सख्त एक्शन हो सकता है। ये ध्यान में रहे कि कोई भी टीम किसी बगैर वजह बताए अपना टूर नहीं कर सकती है। वो शेड्यूल कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट जो ये हमारा आने वाला साल है वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में होगी और वो अपनी सीरीज मुकम्मल करके जाएगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे वॉटमोर के इस्तीफे के हवाले से कितना नुकसान हुआ है आगे उनकी अपनी ज़ात के लिए, उनकी साख के लिए, और फिर क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान तब हुआ था जब उन्होंने क्रिकेट इंग्लैंड जो है, टीम इंग्लैंड जो है, उसके पाकिस्तान के दौरे का मनसूख किया था। बहुत शुक्रिया नमूद, आप हमारे साथ मौजूद थे न्यूजीलैंड के हवाले से। जब भी कोई ताज़ा अपडेट आएगी यकीनन फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। नमूद हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे जी कि वॉटमोर जो है उन्होंने जब रिज़ाइन किया है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या है, और अब क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर क्या रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है, और जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा तनकीद की कि वॉटमोर को मुस्तफ़ी होना पड़ा। बहरहाल जी, एक और बड़ा आज का इशू जो है वो है आलमी इदारा सेहत से मुतालिक, जिसकी जानिब से बयान ये सामने आया है कि बरआज़म अफ्रीका के ममालिक में बच्चों को मलेरिया से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन की जाएगी। वैसे वैक्सीन के पायलट प्रोजेक्ट ने कीनिया, मलावी और घाना में मुस्बत नताइज दिए हैं। हर साल मलेरिया से पूरी दुनिया में 4,19,000 अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं। बिल्कुल 4 लाख से ज़ायद अफराद, यानी 4,19,000 अफराद एक साल में सिर्फ मलेरिया की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और नाज़रीन, ये बीमारी हर साल 22 करोड़ 90 लाख अफराद को मुतासर करती है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरआज़म अफ्रीका में बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनम ने इसे तारीखी कामयाबी करार दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक अभी तक मलेरिया की जद में हैं और पूरी दुनिया में मुतासर होने वाले अफराद के 94% का ताल्लुक अफ्रीका से होता है। 2019 में मलेरिया की वजह से अफ्रीका में 2,60,000 बच्चे हलाक हुए थे। हर साल मलेरिया दुनिया भर के 22 करोड़ 90 लाख अफराद को मुतासिर करता है और इसके बाद सालाना 4,09,000 अफराद लुकमाए अजल बन जाते हैं। मलेरिया वैक्सीन के 3 अफ्रीकी ममालिक घाना, कीनिया और मलावी में मुस्बित नताइज बरामद होने के बाद आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये सिलसिला पूरी अफ्रीकी ममालिक में शुरू किया जाएगा। वैक्सीन का पायलट प्रोजेक्ट इन ममालिक में शुरू किया गया था।
बच्चों को मलेरिया वैक्सीन की 4 खुराकें दी जाएंगी और ये वैक्सीन 5 माह की उम्र से लेकर 18 माह तक की उम्र के बच्चों को दी जाएगी। मॉस्क्यूरिक्स नामी वैक्सीन बरतानवी दवासाज कंपनी ने तैयार की है और अब तक 3 अफ्रीकी ममालिक में इसकी 23 लाख खुराकें बच्चों को दी जा चुकी हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स अफ्रीका के 7 ममालिक में 10 साल तक जारी रहे हैं। मलेरिया वैक्सीन का प्रोग्राम आलमी इदारा सेहत के तवस्सु से चल रहा है। 2019 में मलेरिया ने बराज़म अफ्रीका में 3,86,000 अफराद को शिकार किया है, जबकि गुज़िश्ता 18 माह से जारी कोरोना वबा से यहाँ 2,12,000 अफराद लुकमे अजल बने हैं। इसलिए आलमी इदारा सेहत के आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि मलेरिया अफ्रीका में अभी तक बड़ी मुहलिक बीमारी है। अफ्रीका की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है और यहाँ मलेरिया लोगों की बड़ी तादाद को मुतासिर करता है। दुनिया भर के कुल मरीजों का 94% अफ्रीका में होते हैं। मलेरिया वैक्सीन मुतासरा अफराद को बचाने के लिए 30% मौसर है और आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा है। बिल्कुल जी, आलमी इदारा सेहत से WHO से अप्रूव्ड है ये वैक्सीन जो अब लगाई जाएगी यहाँ पर लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए। लेकिन क्या वजह है कि अफ्रीका में इतने सारे जो लोग हैं वो मलेरिया से मुतासिर होते हैं, इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है? अफ्रीका में नहीं, दुनिया भर में। हमने आपको बताया कि तकरीबन 4,19,000 अफराद हर साल मौत के मुँह में चले जाते हैं मलेरिया की वजह से। इतनी लेट इसकी वैक्सीन क्यों बनी है तो कितनी कारआमद होगी, क्या इससे फ़वायद हो सकते हैं, मलेरिया पर किस हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली तलहो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के और सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आप हमारे शो के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर वक्त निकाल रहे हैं। सर, पहले तो ज़रा ये बताइएगा, वैक्सीन पर तो हम बात करेंगे यकीनन, इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया है। ये अफ्रीका में मलेरिया के केसेस इतने सारे क्यों हैं? जैसे अगर बाकी दुनिया में 6% केसेस हैं मलेरिया के पूरी दुनिया के अंदर, तो सिर्फ अफ्रीका में 94% हैं। क्या रीज़न है इसके? देखिए, इसका जो मेन रीज़न है वो तो जो मच्छर की अफजाइश है, वो क्योंकि दुनिया भर में जो है उसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन कुछ ममालिक में इस पे जो ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सका, वो उसी वजह से जहाँ पर मच्छर होंगे तो वहाँ पर ये क्योंकि ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है, तो वहाँ पर ये डिजीज़ ज़्यादा होती है और वहाँ पर ये मुतासिर भी ज़्यादा कर रही है, और वहाँ पर जो प्रिवेंशन है उस पे भी शायद ज़्यादा जो ज़ोर है वो नहीं दिया गया, और उसकी वजह से जो ज़्यादातर जो ये वेक्टर होता है ये अफ्रीकन वेक्टर ही होता है, जो कि पूरी दुनिया में बाद में फैल जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, जो मतलब एक बंदे को अगर इन्फेक्शन होता है उसी से फिर मॉस्किटो जो है ना वो इन्फेक्टेड होता है और वो फिर दूसरे बंदे को जाके इन्फेक्ट करता है। तो एक तो ये रीजन है कि वहाँ पर जो है ना वो जो मेजरमेंट्स हैं या जो प्रिकॉशंस हैं उस पे ज़्यादा या तो ध्यान नहीं दिया जा रहा या वो फेल हो चुके हैं इसमें। जिस तरीके से पोलियो पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे कुछ चंद ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसी तरीके मलेरिया भी पूरी दुनिया में तकरीबन जो मच्छर की अफजाइश है उस पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन कुछ ममालिक में ये अभी तक जो है ना इस पे वो काबू नहीं पाया गया जो कि होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सालाना दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन 22 करोड़ से ज़ायद लोग हैं, इनफैक्ट 23 करोड़ बन जाते हैं ना, 22 करोड़ 90 लाख अफराद जो हैं वो हर साल मुतासिर हो रहे हैं, यानी कोविड से भी ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो फिर अगर हम ये कहें कि कोविड से ज़्यादा खतरनाक है तो ऐसा कहना कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर क्या वजह है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब कि इतना टाइम लग गया वैक्सीन बनने में? चलें, फाइनली बन गई वैक्सीन, कितनी मौसर ये साबित हो सकती है? आपको लगता है कि इसके वही रिजल्ट आएंगे जो WHO की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है? सर देखें, जब भी कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर वो फौरी तौर पे तो नहीं होती, उस पर लाजमी है कि बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस होती है, और उसकी सक्सेस का रेशो जब ये मतलब बिल्कुल तय हो जाता है कि वो एक इफेक्टिव होगी जब वो इंट्रोड्यूस होगी, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुझे उम्मीद है। और जैसे कि आपने कहा ना कि जैसे कि ये कोविड के हिसाब से भी हम ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनकी शरह अमवात तो वाकई बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि वो कोविड से भी कुछ ज्यादा ही होगी, लेकिन हम उनको लाइट ले लेते हैं। और मलेरिया भी एक ऐसी डिजीज है, जैसे हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, तो हमने उस पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया जितना हम कोविड की वजह से कॉन्शियस हो गए और पूरी तौर पे उस पर पूरी वर्ल्ड ने फोकस किया और उसकी जो वैक्सीन है वो पूरी तौर पे इंट्रोड्यूस हो गई।
तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जब आलमी इदारे सेहत जब किसी चीज़ को अप्रूव करता है, तो वो बिल्कुल उसके सारे जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसकी ट्रायल्स हैं, जो उसकी मतलब रिज़ल्ट्स आने हैं, उनको देखने के बाद ये अप्रूव होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये देर आयस लेकिन दुरुस्त आयस ना अभी भी हमें ज़रूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका या इस कंट्रीज़ के अलावा हमें खुद अपने मुल्क में भी इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप चूंकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। जो सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, व्हाट अबाउट डेंगी, क्या डेंगी जो है वो भी इस वैक्सीन के अंडर आता है कि उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इस वैक्सीन से? क्योंकि अभी देखिए भारत में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, पाकिस्तान में भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बल्कि इस खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं मुतासर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि डेंगी के लिए कोई अलग से वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि अब हमारे यहाँ भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद में देख लें बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लाहौर में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये वैक्सीन अगर वहाँ पर कामयाब होती है, यही वैक्सीन डेंगी के लिए यूज़ हो सकती है बाद में कहीं? देखिए इसके लिए बिल्कुल कोई ऑथेंटिक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये डेंगू पे भी ये अप्लाई होगी, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है उसकी एक जो किस्म है वो बहुत अलग होती है। और वो साफ पानी पे उसकी अफ़ज़ाइश होती है और वो एक ख़ास टाइम पे जो है वो निकलता है। लेकिन ये जो मलेरिया का है, इसकी जो इसमें जो मतलब जो फीमेल इसकी जो मॉस्किटो होती है उससे ये इन्फेक्टेड होता है। और उसमें 2 किस्म ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और पूरी वर्ल्ड में वो ज़्यादा होते हैं। तो अभी ये आगे चल के हमें ये पता चलेगा कि आया ये डेंगू पे असरअंदाज़ होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि डेंगू पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ये सिर्फ़ जो आम जो मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया को हम जो है ना बिल्कुल एक मामूली चीज़ ना लें। मलेरिया क्योंकि ये जो इसकी इन्फेक्शन है ये लिवर में फिर अफ़ज़ाइश करता है, उसके बाद ये ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, सेरिब्रल मलेरिया भी होता है। और उससे फिर मेरे ख्याल में कि जो डेथ है वो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई चांस होते हैं कि इंसान जो बच जाए। तो डेंगू का इस पे अभी मैं एज़ अ मेडिकल एक्सपर्ट आपको बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि इसका 100% डेंगू पे होगा। लेकिन ये है कि फिर भी इस वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कि इस पे काफ़ी असरअंदाज़ हो। क्योंकि उन दोनों की जो नेचर ऑफ इन्फेक्शन है वो जी थोड़ा जी अलग है। जी डॉक्टर साहब, जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद अली तल्लू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी हैं। हमें वक्त दे रहे थे, बात कर रहे थे हमसे मलेरिया के हवाले से कितना खतरनाक हो सकता है। तकरीबन 23 करोड़ लोगों को ये मुतासर करता है हर साल, और यही वजह है कि WHO की जानिब से इसको संजीदगी से लिया गया। पिछली एक दहाई से एफर्ट्स की जा रही थी इसकी वैक्सीन बनाने की, बिल आखिर ये वैक्सीन आ चुकी है। कितनी करामत साबित होती है इस बारे में भी हम आपको यकीनन आगाह करते रहेंगे। मजीद खबरें भी हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें।
वेलकम बैक जी। शो में अभी हमें बात करनी है अमेरिका की, जहां कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका ही में हुई हैं। कोरोना की जद में आकर 7 लाख से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। वबा कंट्रोल करने वाले मरकज़ ये बताते हैं कि अमेरिका में वबा से 1,40,000 बच्चे अपने एक करीबी अजीज़ से महरूम हो चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका में बसने वाले हर 500 बच्चों में से एक अपनी वालिद या वालिदा को खो चुका है, जो बहुत बड़ी तादाद है। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल में पूरी दुनिया को शदीद मुतासिर किया और अमेरिका में हलाकतें भी सबसे ज्यादा हुई हैं और यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। अमेरिका में वबा से 4 करोड़ 49 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 43 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 7 लाख 27 हजार से जायद मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 98 लाख के करीब है, जिनमें से 18,000 से जायद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से 1,35,000 के करीब लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2100 के लगभग हलाकतें हुई हैं। अमेरिका में बीमारी कंट्रोल करने वाले मरकज की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1,40,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वबा के बायस अपने करीबी अजीज को खो दिया है। यहाँ हर 500 बच्चों में से एक बच्चा अपने वालिद या वालिदा की शफकत से महरूम हो चुका है। हालिया रिपोर्ट अप्रैल 2020 से जून 2021 के दरमियानी अरसे के आदादोशुमार का अहाता करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अपने प्यारों से महरूम होने वाले बच्चों ने घरों में शदीद परेशानी में वक्त गुजारा है और बच्चों की बड़ी तादाद अभी तक अपने प्यारों से जुदा होने के सदमे में है। रिपोर्ट के मुताबिक वबा के दौरान हर 10 बच्चों में से 7 बच्चों ने अपने प्यारों की जुदाई के सदमात बर्दाश्त किए हैं। अमेरिकन इंडियन और अलास्का के मकामी लोगों के बच्चों में हर 168 बच्चों में से एक बच्चा वबा की वजह से यतीम हुआ है। स्याफाम बाशिंदों में हर 310 बच्चों में से एक बच्चा अपने वालिदैन से महरूम हुआ है। सफेद फार्म लोगों को ये खतरात कम लाक हुए हैं। इस कम्युनिटी में हर 753 बच्चों में से एक बच्चा यतीम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा अमवात अमेरिका के जनूबी सरहदी इलाकों में हुई हैं। रिपोर्ट में अमेरिका की वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि बच्चों में बढ़ती हुई इस तकलीफ के लिए कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, क्योंकि वबा के साथ साथ इनके दुखों में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वेनेज़ुएला के मगरबी साहिल पर पानी में तेल की आमाइश से आबी हयात को खतरात होने के साथ साथ माही गिरों की जिंदगियों में मुश्किलात का इजाफा हो रहा है। पानी में तेल की आमेजिश रिफाइनरी के पाइपलाइन से हुई है। किस तरह से ये फैलता चला जा रहा है, कितना नुकसानदेह है ये माही गिरों के लिए और ख़ास तौर पर जो आबी हयात हैं उनके लिए, इस रिपोर्ट में जानते हैं। वेनेज़ुएला के मगरबी साहिल पर पानी में तेल की आमेजिश ने यहाँ बसने वाले माहीगीरों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ शिकार नहीं है, क्योंकि तेल की आमेजिश से आबी हयात में कमी होती है और माहीगीरों की आमदनी में भी कमी वाक़ई हुई है। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता महीने मुल्क की बड़ी ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई पाइपलाइन से रसने वाला क्रूड ऑयल पानी में शामिल हो गया था और कई हफ्तों तक पानी की सतह पर रहने के बाद ये तेल लहरों के सबब साहिल के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका है, जिससे माहीगीरों का शिकार मुतासिर हुआ है और उनकी माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्तियों को भी बुरी तरह नुकसान हुआ है। पानी में तेल की आमेजिश से माहीगीरों की कम्युनिटी को माशी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मकामी माहीगीर मैरियो का कहना है कि हम दिन रात समुंदर में गुजारते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन इस वाक़ये के बाद मैंने मुशाहिदा किया है कि हमारा माहीगीरी का सारा साजो सामान तेल के काले दागों से भर चुका है, जिसके बाद मैंने अपने काम करने वाले लड़कों से कहा है कि यहाँ से फौरी तौर पर निकलें, क्योंकि पानी में तेल की मौजूदगी हमारे शिकार के साजो सामान के साथ कश्ती, उसके इंजन, रस्सियों और जाल को शदीद नुकसान पहुँचाता है। दूसरे मकामी माहीगीर सैम्यूल का कहना है कि तेल की आमेजिश से हमारी कश्तियों को शदीद नुकसान हुआ है, हमारा सारा साजो सामान भी तबाह हुआ है और इससे बढ़कर हमारा माहीगीरी का इलाका तेल की आमेजिश से तबाह हो गया है। अब इस इलाके को दोबारा से शिकार के लिए मौजू होने के लिए कई साल गुजर जाएंगे।
और मुमकिन है कि यहाँ शिकार को बहाल होने में सदियां गुजर जाएं, क्योंकि यहाँ तेल से शदीद नुकसान हुआ है। वेनेजुएला की मगरबी साहिल पर तेल की आमेजिश 26 इंच के कुतर वाली 2 पाइपलाइनों से हुई है, जो ऑयल रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाइपलाइन से तेल रसने का अमल तकरीबन 10 दिन तक जारी रहा है, जिसे गुज़िश्ता महीने की 27 तारीख को मुरम्मत किया गया है। वेनेजुएला मछली बरामद नहीं करता, ताहम इस साल जुलाई के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ 10,80,000 टन मछली शिकार की गई है, जबकि 5 साल पहले ये मिकदार 3 लाख टन होती है। गुज़िश्ता एक दहाई से ऑयल रिफाइनरी की बोसीदा पाइपलाइन से रसने वाले तेल ने यहाँ माहीगीरी की सनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। इस साल जनवरी से सितंबर 2021 तक वेनेजुएला में तेल रसने के 53 वाक़यात हुए हैं, जिनमें जून के महीने में यहाँ से 36 लाख लीटर गैसोलीन कैरिबियन के समुद्र में दाखिल हुआ है। बिल्कुल जी, वेनेजुएला में इन रिफाइनरीज ने जो यहाँ पर मछली का शिकार करने वाले माहीगीर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कहा यह जा रहा है कि नुकसान इतना ज़्यादा है कि इसकी तलाफ़ी में दोबारा यहाँ पर शिकार के लिए कुछ सालों नहीं सदियाँ लग सकती हैं। बड़ा ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है वेनेजुएला में रिफाइनरीज की वजह से जो कुछ हुआ है। बहरहाल जी, एक और ख़बर आज बड़ी अहम आई है नेटो के हवाले से, जिसने रूसी मिशन के 8 एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में ब्रसल्स से निकल जाने का कह दिया है। नेटो ने ब्रसल्स में रूसी अमले की तादाद को 10 अरकान तक महदूद करने के भी अहकाम जारी किए हैं। नेटो इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये है कि रूसी मिशन में शामिल ये एहलकार खुफिया एजेंट के तौर पर जासूसी कर रहे थे। ब्रसल्स में रूसी मिशन की तादाद 10 तक महदूद होने से निस्फ रह जाएगी। 2018 में भी 7 रूसी एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में यूरोप से जाने का कहा गया था। इसके बाद से ये पहला मौका है कि रूसी सिफारतकारों को ब्रसल्स से निकालने का ऐलान किया गया है। रूस ने नेटो के इल्ज़ामात को एक बार फिर जैसे पहले किया था मुस्तरद कर दिया है कि मगरिब जानबूझकर उसे एक डरावनी शक्ल दे रहा है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इस बारे में कहा कि अफगानिस्तान का दौरा अचानक ख़त्म होने के बाद मगरबी ममालिक रूसी ख़तरे के वाहमे के बगैर कैसे रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मगरिब रूस के साथ सिफारती कार्रवाई की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आलमी मीडिया बताता है कि रूसी सिफारतकारों को जासूसी और शरपसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के खदशे के तहत निकाला गया है। रूस और नेटो के ताल्लुकात 2014 से कशीदा चले आ रहे हैं और इस कशीदगी का सबब रूस का क्रीमिया को अपने साथ मिला लेना था और उसके नताइज अब रूस को भुगतने पड़ रहे हैं। रूस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी ये सारा कुछ झूठ है, प्रोपेगेंडा है, इल्ज़ामात हैं, लेकिन नेटो का कहना यह है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ये फैसला किया गया है और इन तमाम लोगों को ब्रसल्स छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अब नेटो के अंदर ये जो रूसी एहलकार हैं इनकी तादाद निस्फ रह जाएगी, जो कि यकीनन रूस के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहरहाल रूस को इस पर सोचना भी चाहिए, क्योंकि रूस ऐसी ही एक चीज़ में पहले भी मुलव्वस पाया गया था और उसके एहलकारों को यूरोप से निकल जाने का हुक्म दिया गया था। नेटो के हवाले से अहम खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जहां रूस के एहलकारों पर एक बार फिर से इल्ज़ाम लगा है कि शायद वो यहां पर जासूसी कर रहे थे, लेकिन शायद का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटो इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर है और नेटो ने इसीलिए इनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर ब्रसल से बाहर निकल जाएं। अलबत्ता हमेशा की तरह हम ये देख रहे हैं कि रूस की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया है। कहा यह जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है अपने एहलकारों को और अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर कि जी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूरोप जो है वो रूस से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। बहरहाल देखें सिचुएशन किस जानिब जाती है, एहलकारों को तो बहरहाल यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब हमें आपको लेकर चलना है ऑस्ट्रेलिया, जिसके हवाले से कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ ख़वातीन फुटबॉलर्स जो हैं उन्होंने शिकायत की है। मी टू मुहिम के तहत फुटबॉल इंतजामिया ने आज़ाद तहकीकात के लिए शिकायती सेल अब तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि तमाम शिकायत की मुकम्मल तहकीक की जाएगी। ये मामला क्या है, यहाँ पर खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं जिनसी हरासगी को लेकर, रिपोर्ट में जाएगा। रवां हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की सुपरस्टार खातून फुटबॉलर लीजा डिवाना ने अपनी रिटायरमेंट के चंद रोज बाद कहा है कि उन्हें अपने करियर में जिनसी हरासगी, खौफजदा करने के हथकंडे और बदतमीजी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा है। डिवाना की तरफ से इल्जामात का सिलसिला एक ट्विटर पैगाम के जवाब से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का जिक्र किया। 36 साला डिवाना ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 150 मैच खेले हैं। स्टार फुटबॉलर का कहना था कि उन्होंने अपने करियर में मुशाहिदा किया है कि खवातीन खिलाड़ी अपने जूनियर्स के साथ इंतहाई नारवा सलूक करती हैं और इंतजामिया भी उनकी पुश्तपनाही करती नजर आती हैं। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स जॉनसन का कहना है
कि मुझे साबका खिलाड़ी के मीडिया के जरिए बयानात सुनकर शदीद सदमा हुआ है। उन्होंने कहा, इस वक्त तक 2 खवातीन खिलाड़ियों ने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए अपने जाती तजुर्बात और मुशाहिदात लोगों के सामने बयान किए हैं। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया इस तरह के सुलूक को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। हम इस हवाले से इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे हालिया हफ्तों में लीजा डिवाना से मुलाकात हुई है, लेकिन हम उसकी तफसील बयान करना मुनासिब नहीं समझते। जेम्स का कहना था, ऐसी शिकायत की तहकीक के लिए शिकायत सेल कायम कर दिया गया है जो खवातीन खिलाड़ियों की शिकायत सुनेगा। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जो भी तहकीकात में सामने आएगा यकीनन हम आपसे शेयर कर रहे होंगे, आपको आगाह कर रहे होंगे। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हमने कोशिश की है कि एक पैकेज में समोकर आप तक पहुँचाएँ। राउंड अप देखते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑर्लिंगटन में हाई स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया। तंजानिया के नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक को अदबी नोबेल प्राइज दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो इस इनाम पर हैरान और शुक्रगुजार हैं। 7000 साल पहले मरने वाली एक नौजवान खातून के जनियाती तज्जिये से ये मालूम हुआ है कि इंडोनेशिया में पाए जाने वाले कदीम इंसानों से साइबेरिया से आने वाले लोगों की मुलाकात बहुत पहले हुई है। पुलिस ने ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में छापे के दौरान एक शख्स जो छोटे बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस था हिरासत में ले लिया। उसके घर से नाजी दौर के लिबास और 3 मिलियन यूरो का असला बरामद कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा के इलाके गिलगित के रहायशी करीम अहमद खान की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो अपनी बारात के मौके पर नई नवेली दुल्हन को एक्सकवेटर यानी मिट्टी खोदने वाली क्रेन पर बिठाकर ला रहे हैं। दुनिया भर में आज क्या कुछ अहम हुआ है हमने आपको आगाह किया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई है, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से हमने खबरें शामिल की हैं, आपको आगाह किया है। कल भी यकीनन दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़यात पर आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे इसी प्रोग्राम के जरिए। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।